नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सभी दलों के लिए सुपर सियासी संडे। सभी दलों के धाकड़ और दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मोकामा में चुनाव से पहले खूनी संघर्ष से माहौल गर्म है, तो वहीं नेताओं ने अपने बयानों से भी माहौल को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर महाकुंभ और छठ पूजा के अपमान को लेकर घेरने की कोशिश की, तो राहुल ने बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के दबाव में रोकने का आरोप लगाते हुए डरपोक तक कह दिया। और साथ में ये भी कहा इसके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरीके का चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो बताता है कि महागठबंधन आगे है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि सीएम और पीएम पद के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं। यानी सियासी आरोप और प्रत्यारोप अपने चरम पर इस वक्त चल रहे हैं। इस सुपर सियासी संडे के दिन लोग अपने घरों पर मौजूद हैं। लोग बहुत नजदीकी से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, लिहाजा लोग इस बात की भी तुलना बहुत आसानी से कर पा रहे हैं आज के दिन कि कौन किस मसले पर जनता के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है और कौन ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो जनता का वोट हासिल कर सके। और ये सुपर सियासी संडे का सबसे बड़ा पहलू आज साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज संबोधन भी किया। अब से थोड़ी देर बाद पटना में रोड शो भी वो करेंगे। ये करीब 2.8 करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और प्रधानमंत्री इसके जरिए पटना और आसपास की करीब 15 विधानसभा सीटों पर सीधे प्रभाव डालने की इस रोड शो के जरिए कोशिश करेंगे। तो चुनाव में अब सभी दल खुलकर सामने आ गए हैं। 6 तारीख पहले चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद 11 दूसरे चरण की वोटिंग और फिर 14 तारीख को जब ईवीएम के वोट काउंट होंगे तब क्या हम ये देखेंगे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता की तरफ एनडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर क्या हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार में मौजूद विपक्ष ने सत्ता को घेरा है, क्या इस बार बदलाव बिहार की किस्मत में लिख दिया गया है और तेजस्वी और राहुल जिस उत्साह में हैं क्या वो उत्साह वो रिजल्ट दे पाता है। ये सब कुछ 14 तारीख को पता चलेगा। तो बिहार में जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। आज सुपर संडे, सुपर सियासी संडे है आज के दिन का और आज बिहार इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बिहार की और ये जानकारी बिहार से जुड़ी हुई हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर इस वक्त चल रहा है। सीएम पीएम के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया सीएम पीएम के लिए कोई पद खाली नहीं है। अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि सीएम पद के नाम की वो घोषणा करके सीएम पद लेने जा रहा है तो ये बहुत दूर की बात है। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में जो सड़कें बनी हैं, हाईवे का विकास हुआ है, बिहार में और जो सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि बिहार में भी अपराध इस वक्त उसी जो आंकड़े रखे जा रहे हैं उस हिसाब से अपराध है वहां पर, लेकिन एनडीए का कहना है कि अपराध होता है तो इस वक्त पुलिस
तत्परता से कार्रवाई करती है, अपराध के पीछे जिम्मेवार लोगों को जेल में ठूसती है, उनके खिलाफ जांच जल्दी करती है, अदालत के सामने रखती है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को कल देर रात गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उन सभी को अनंत सिंह को भेज दिया गया है। करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या की बात है या इससे पहले हुई अन्य घटनाएं। इन्हें लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधी ये जानता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगा तो बहुत जल्दी पुलिस के कब्जे में आएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज का जो डर दिखाया जाता था, वो जंगल राज का डर पुराने दौर की बात हो गई। अब आपने क्या किया, आपको ये स्पष्ट करना होगा। हालांकि बीच के कुछ वक्त तक नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। देश का सवाल क्या है, आपके सामने हम देश का सवाल भी रख देते हैं। वोटों की लड़ाई में पीएम को डरपोक बताना, क्या कांग्रेस इसकी बौखलाहट अपनी सामने रख रही है? क्या आरजेडी पर जंगल राज का ठप्पा आरजेडी के लिए एक मुसीबत बन चुका है? क्योंकि जब भी देखिए एनडीए इसी जंगल राज शब्द को लेकर सामने आ जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था को हथियार बनाकर जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है? क्योंकि उन्होंने छठ का मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी ने छठ को लेकर जो कुछ भी कहा, छठ का अपमान किया। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने अगर ये कहा कि सीएम पीएम के लिए नो वैकेंसी है, तो गृह मंत्री अमित शाह के इन दावों में दम आखिर कितना है? 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है अवधेश भाई आपका, थोड़ा देर हुई लेकिन आप सब जुड़े। सुलेमान मोहम्मद खान मेरे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सुलेमान भाई आपका। और आरजू खान भाई मेरे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ रहे हैं। आरजू भाई आपका भी बहुत स्वागत है। पहले अवधेश जी मैं आपको ही ले लेता हूं। सरकार आपकी है और कहते हैं सरकार जिसकी होती है, जवाब देने की जिम्मेदारी उसकी ही उतनी ज्यादा बनती है जब जनता के सामने जाने की बात आती है। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड कभी विपक्ष का नहीं देखा जाता, रिपोर्ट कार्ड उसका देखा जाता है जिसने सत्ता में रहकर सरकार और गवर्नेंस को सामने रखा। तो अवधेश जी, क्या गृह मंत्री का यह कहना कि सीएम पीएम के लिए नो सीएम नो पीएम वाली वैकेंसी का स्टेटस है, आपने अपना उम्मीदवार तेजस्वी जी को बना दिया, लेकिन यहां सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, इतना श्योर कैसे है एनडीए? देखिए राजीव भाई, मैं बताऊं आपको, ये श्योरिटी की जो बात चल रही है कि इतना श्योर कैसे है एनडीए, उसका बहुत बड़ा कारण है। यदि आप देखें, जब 2005 से पहले की यदि हम बात करें, जब आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार में केवल बिहार में जंगल राज का विकास हुआ था, गुंडागर्दी का विकास हुआ था, माफियागिरी का विकास हुआ था, उठाईगिरी का विकास हुआ था, लेकिन जनहित के कार्यों में जीरो विकास हुआ था। मैं बता दूं कैसे, थोड़ा सा। आरजेडी जब थी उस समय बिहार में, पूरे बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन जब से एनडीए सरकार बिहार में आई तब से और अब तक जो है उनकी संख्या जो है 38 हो चुकी है इंजीनियरिंग कॉलेज की। वहीं यदि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, उनकी संख्या 13 थी आरजेडी के शासनकाल में, लेकिन एनडीए के शासनकाल में उन्हीं पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 13 से बढ़ाकर 46 कर दी गई एनडीए सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी बात, जिसके कारण जो जंगल राज था बिहार में आरजेडी के शासन में, जो लूटमार थी, उठाईगिरी थी, उस समय आरजेडी के शासनकाल में मैं बता दूं आपको 817 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे बिहार में टोटल, और उसमें 40,000 के करीब पुलिसकर्मी होते थे। लेकिन जब एनडीए सरकार बिहार में आई, उसके बाद उन थानों की संख्या आज के समय में बढ़ाकर कर दिए 1400 करीब, और जो पुलिसकर्मी है 3 लाख से ऊपर पुलिसकर्मी बिहार में कार्यरत। और बताऊं मैं आपको, जो बिहार के आसपास के गांव थे, बिहार के जो अछूते गांव थे जिनको कोई पूछता नहीं था, उन गांवों को पूछकर उनमें विकास किया एनडीए सरकार ने। और मैं बताऊं आपको,
एक समय ये भी था बिहार में कि बिहार की विधानसभा में लालटेन दिखाई जाती थी, लालटेन से काम हुआ करता था। गांव तो थे ही खैर बिना बिजली के, लेकिन आज विधानसभा भी चमक रही है एनडीए की सरकार में बिहार की, और बिहार के जो गांव है जहां बिजली तक नहीं थी वहां एनडीए सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। गांव वासियों को खुले में सांस लेने का मौका मिल रहा है एनडीए सरकार में। और एक समय यह भी था कि बिहार में 5 बजे के बाद होटल वाला अपना रूम नहीं दिया करता था आरजेडी की शासनकाल में, लेकिन आज पूरा बिहार खुले में सांस ले रहा है। कभी भी जाइए, रात को 12 बजे भी जाएंगे तब भी आपको होटल के रूम खुले हुए मिलेंगे। ये विकास किया है एनडीए सरकार ने बिहार में, इसीलिए हम श्योर हैं। अवधेश जी एक चीज बताइए, यही कारण है, मतलब कोई मैं दूसरा कारण आपकी नहीं। बात काट नहीं रहा, और आज मैं इस चर्चा को इस तरह से बढ़ाना भी नहीं चाहता कि मैं आप में से किसी की भी बात काटूं, लेकिन अवधेश जी आपने जो कुछ भी कहा उसे आरजेडी के प्रवक्ता ने भी सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सुना। अगर आप इतना श्योर हैं, आज 2025 का नवंबर शुरू हो चुका है, हर बात की शुरुआत 2005 से पहले से आप क्यों करते हैं? भूलिए ना वो दौर। अरे 1947 से भी शुरू करेंगे हम लोग क्या? नहीं ना। पिछले एक लंबा वक्त है जिसमें आप रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार रही है। हम अब पिछले 10 साल से क्यों नहीं शुरू करते? हम खेमका मर्डर के बारे में कब बात करेंगे? मोकामा में जो हुआ अभी वो भी चर्चा के दायरे में है। जनता के बीच में कई बातें पहुंची हैं और जनता ने भी इस पर रिएक्ट किया है, ये आप भी समझते हैं। यूं ही नहीं महागठबंधन इतना श्योर है अवधेश जी। देखिए, महागठबंधन कोई श्योर नहीं है, वो तो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारी हार निश्चित है बिहार में, क्योंकि जिस तरह से, अब एक बात देखिए ना, मैं चलो आप 2005 की बात छोड़ दीजिए, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट बात कर लीजिए आप। अभी पीछे तेजस्वी यादव जी ने जॉब दी थी, उसके लिए क्या किया था? जमीन ली थी, उसके बदले जमीन दो जॉब लो। ये पूरे बिहार ने देखा, आपने भी देखा, खबर खूब चली थी, ये किस तरह से चली थी। अच्छा, उसकी बात छोड़िए आप, भाई 15 साल कम नहीं होते किसी को सरकार चलाने के लिए अपने राज्य में। 15 साल से ज्यादा करीब शासन किया आरजेडी ने बिहार में। क्या 2 इंजीनियरिंग कॉलेज ही बने 15 साल में? पैसा कहां गया सारा? ये नहीं चाहते थे कि बिहार का बच्चा पढ़े, बिहार का बच्चा इंजीनियरिंग बने, डॉक्टर बने। और सुनिए, मेडिकल कॉलेज एक नहीं बनवाया 15 साल में आरजेडी ने। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 12 से 15 मेडिकल कॉलेज है बिहार में एनडीए सरकार द्वारा। तो बात तो कही जाएगी जो काम किया है एनडीए सरकार ने। जिन गांव में बिजली तक नहीं थी उनमें बिजली देने का काम एनडीए सरकार ने किया है, तो ये तो बात कही जाएगी और ये बिहार की जनता मानती है। मैं भी कई वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं ये बड़ी बात है कि 5 बजे के बाद बिहार में बाहर नहीं निकलते थे लोग। और एक बात बताऊं मैं, नई गाड़ी अगर आपने खरीदी है उस समय आरजेडी के शासनकाल के समय में, तो वो नई गाड़ी किसी भी समय आपसे ले ली जाती थी और आप कुछ भी नहीं बोल पाते थे उस समय। लेकिन आज कम से कम बिहार की जनता खुले में सांस ले रही है, वो एनडीए की देन है। और ये बात कही जाएगी बार बार, क्योंकि जनता भी जानती है। ठीक है, जनता को गुंडा राज नहीं चाहिए, जनता को चाहिए विकास वाला बिहार। बहुत और एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बात छोटी सी ऐड कर देता हूं। हाँ, कर दीजिए। पहले क्या था राजीव जी, आपको भी पता, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा। क्योंकि पहले क्या था आरजेडी शासनकाल में कि वहां पर आप सोचिए जो कंपनियां भाई आ रहा हूं, पूरा वक्त दूंगा। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री लगाने वाले वहां लगाते नहीं थे अपनी इंडस्ट्री, कंपनी नहीं लगाते थे, डर के मारे कहीं कोई छीना झपटी ना कर ले, कहीं कोई कब्जा ना कर ले जमीन पर हमारी, कहीं कोई हमारी फैक्ट्री को ना तोड़ दे। लेकिन आज के समय में बिहार में मैं आज काटने के लिए बैठा ही नहीं हूं, मिल रहा है। मैं आज आप लोगों को काटने के लिए बैठा ही नहीं हूं। लेकिन अवधेश जी, आपने अभी इतनी देर में देखा होगा कि आपसे मैंने एक सवाल पूछा और एक काउंटर सवाल सामने रखा। दोनों प्रवक्ताओं ने आपको सुना है, इंटरप्ट नहीं किया। मैं बहुत उम्मीद करूंगा और बहुत तारीफ की काबिल होगा कि जब बाकी प्रवक्ता अपनी बात रख रहे होंगे आप उन्हें सुनेंगे, क्योंकि वो आपकी बात नहीं करेंगे तो आपको उनकी बातें हो सकता है तल्ख लगे, लेकिन इंतजार कीजिएगा जवाब देने के लिए। आरजू भाई, मैं आपका रुख कर लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि आरजेडी का बड़ा जिक्र किया और मैंने भी सवाल उस पर पूछा उनसे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 जो उन्होंने रैलियां रही और आज जो उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कहा आरजेडी कट्टा, करप्शन, कुशासन, अब सुना होगा आपने भी। और आज उन्होंने यहां तक कहा कि कट्टा लगाकर नाम की घोषणा करवाई गई। अवधेश जी जो कह रहे हैं वो,
और प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिया वो आरजेडी किस तरीके से ले रही है? आरजू भाई, जवाब आपका, मैं सुनने के लिए हूं। देखिए, जब लोगों के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए नहीं होती है तो वो दूसरे के अंदर नुक्स निकालते हैं, यानी ऐब निकालते हैं। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखिए, एक लकीर तो हमने खींच दी है समाजवादियों ने इस देश के धरती पर। वो लकीर इनसे खींच नहीं पाता है तो करते क्या है कि अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हो नहीं पाइएगा। मैं कहता हूं, आप इतने बनावटी मिलावटी जो बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके प्रवक्ता, मैं एक चीज का कॉन्फिडेंट का मैं इन लोगों के दाद देता हूं, और वो दाद इसलिए देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उनके प्रवक्ता बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। ये इनकी मैं इनके कायल हूं, मैं इन चीजों के। दूसरी बात, अब बताइए कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज अगर हम कोट करते हैं तो भारत सरकार बिहार सरकार के आंकड़े के ऊपर कोट करते हैं या नहीं करते हैं, ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछ लीजिएगा। और अगर हम कोट करते हैं, डेटा के साथ जब एनालिसिस करते हैं, तो हम नीति आयोग की रिपोर्ट पे आते हैं। वो नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है कि 95 लाख से ज्यादा लोगों की जो बिहार की जो आमदनी है वो 6,000 रुपए से भी मासिक कम है। तो ये बताइए वो आदमी कैसे आज इस महंगे वक्त में सरवाइव कर रहा है? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार प्रदेश में निवेश ही नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तीसरा, मैं फिर नीति आयोग की रिपोर्ट पे आता हूं, वो नीति आयोग जो जब तक हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी थे उसी को कोट करके कहते थे, और हम भी कहते थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये जरूरत क्यों पड़ी? 20 सालों के शासन सत्ता के बाद हम 20 साल का इतिहास मांगते हैं, आप 40 साल पीछे चले जाते हैं। 1947 में शुक्र है नहीं जाते हैं, वहां भी आपका इतिहास दागदार है। खैर, अब एनसीआरबी के डेटा पे आ जाता हूं। ये क्राइम की बात कर रहे थे कि 5 बजे के बाद बंद नहीं होता था। ये क्या है ना कि जो 20 साल का बच्चा जो पैदा हुआ है उसको अभी भी ये लोरी सुना के सुलाना चाहते हैं। वो 20 साल का सब बच्चा जो है बिहार प्रदेश में, वो बिहार प्रदेश में इनसे सवाल कर रहा है, वो सवाल कर रहा है। बोलिए बोलिए हर भाई, ये ऐसे ही काम कर रहे हैं ना, ये ऐसा ही काम कर रहे हैं। अब बताइए कि 20 साल का जो पहले जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो रोजगार मांग रहा है, वो पलायन पे बात करता है, वो शिक्षा के ऊपर बात करता है, वो चिकित्सा के ऊपर बात करता है। आप क्या कहते हैं, 20 साल पीछे गब्बर सिंह आया था, एक मनगढ़ंत कहानी आप सुनाते हैं। खैर, अब नेशनल क्राइम रिपोर्ट के ऊपर मैं आ जाता हूं। वो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो वो कहता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी बार बार उछल कूद करने के लिए आ रहे हैं बिहार प्रदेश में, उनका राज्य पहले नंबर पे है और दूसरे पे बिहार प्रदेश है। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ये आंकड़े ये बताते हैं। अब बताइए, 70,000 बिहारियों की 2005 से 2023 तक का डेटा सिर्फ अवेलेबल है एनसीआरबी का। वो कहता है 70,000 बिहारियों की हत्या हो गई। उसके पीछे बताता है, वजह भी बताता है, आपसी रंजिश, लोगों के साथ जो जमीन का मामला, बेरोजगारी का होना, सबसे ज्यादा ये भी बताता है, उसने इंक्लूड किया है कि शराब बंद है लेकिन शराब की डिलीवरी बड़े बड़े हाथों में करना, ये सब वजह बताया है। और मालूम है 27,000 महिलाओं के साथ अब बलात्कार हुए हैं, उसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला भी है और 7 साल की मासूम बच्ची भी है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। और 1 लाख अपहरण हो चुके हैं 2005 से 2023 में। वो अपहरण का भी बताता है कि 2005 के बाद 2006 में कितने थे, 8 में कितने थे, 9 में कितने थे, 2025 में कितने हैं। वो भी अगर कहिएगा, टाइम कम है तो वो भी मैं सिलसिलेवार बता दूंगा। तो ये था नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का चीजें और नीति आयोग की रिपोर्ट। अब मैं कहता हूं कि आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी डेटा के हिसाब से, जो भारत सरकार का डेटा है, जो बिहार सरकार का डेटा है, आप बताइए कि आप किसी भी चीजों में किसी और राज्यों से अग्रणी हैं? नहीं, हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। आरजू भाई, अब मेरा काउंटर सवाल, अब मेरा एक और सवाल है आपसे, और यही मैं सुलेमान भाई से भी करूंगा। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, अगर किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ने कहा होता तो कई बार क्या होता है कि चर्चा के हीट में बातें निकल जाती हैं और उन चीजों को हम उतना कुरेदते फिर नहीं है। वो होता है, कई बार हो जाता है, उसके लिए मन में कोई मैल के साथ बात नहीं रखी जाती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं रैली में, क्या ये चुनावी बात है या फिर इसके पीछे आप कुछ कहना चाहेंगे कि तेजस्वी के नाम की घोषणा सर पर कट्टा रख के करवाई गई? नहीं, मैं बताता हूं।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा हुआ करती थी 2014 से पहले। जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते थे, उसको देश की जनता, देश की आवाम उसको सच मान लेती थी। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, ये सारे क्या हुए? मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बात की इन्होंने। इन्होंने कहा कि हर प्रति वर्ष में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उसकी बातें क्या हुई? इन्होंने कहा कि स्विस बैंक में जो काला धन है उसको लेकर आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उस पे क्या हुआ? तो ये सब तो जुमले निकल गए ना, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी के कहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ मैं आप लेके जाता हूं, उन्होंने जिस देश में जिस भी आदमी को भ्रष्टाचारी कहा, अपराधी कहा, जिनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात की, उनको अपने कैबिनेट का मंत्री बना दिया या फिर अपने स्टेट का डिप्टी सीएम बनाया। मैं बता देता हूं, 2-4 मैं आपके सामने नाम रख देता हूं। जेजेपी दुष्यंत चौटाला, हरियाणा, आपको पता होगा। नहीं सर, उनके सर पिताजी, सर उस पे आऊंगा विस्तार, अभी और टाइम है सर। मुझे ये नहीं, बताइए, कट्टा मैं रख के क्या, प्रधानमंत्री के कट्टा रखने का मतलब ये नहीं है कि एक हथियार लेके नाम की घोषणा करवाई। इसको मैं समझता हूं कि दबाव देकर नाम की घोषणा। क्या हुआ? नहीं, मैं वही चीज कहलवा रहा हूं ना। अब बताइए ना, बिहार प्रदेश में आचार संहिता लागू है ना। अनंत सिंह के हाथों में किसने कट्टा दिया कि दुलार चंद, वो कर रही है पुलिस ने कार्रवाई, वो जेल में ठूस दिया, अदालत ने 14 दिन के लिए भी कस्टडी में भेज दिया। क्या दबाव डाला गया है तेजस्वी के नाम की घोषणा के लिए? मैं आपसे हाथ अरे सर आरजू भाई प्लीज, आरजू भाई सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या दबाव डाला गया? मतलब वो ये नहीं कहना चाहते होंगे कि हथियार लगाया गया, क्या दबाव डाला गया? उनकी भाषा से आप समझ सकते हैं कि वो देश के किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं। मैं अब कहता आप हूं, चलिए उसको, मोदी हाय हाय बाद में कीजिएगा, अभी ये बताइए दबाव डाला गया? आपको क्या लगता है इलेक्शन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं माध्यम हूं, अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं आपके माध्यम से ही मैं ये सवाल रख रहा हूं राजीव जी, कि बताइए, देश में आचार संहिता लागू है, बिहार प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता में 40 और 60 काफिले लेके गाड़ियों चलने की आवाज आजादी किसने दे दी? किसने दिया? ठीक है, अनंत वो सिंह को अनंत किसने सिंह कट्टा वाला दिया? किस्सा अदालत के अलग मार नहीं राह है, पे जा अलग चुका। आप नहीं जवाब है, नहीं देना चाहते हैं, अलग, मैं ज्यादा मैं तो प्रेशर नहीं डालूंगा। नहीं, अब अगर वो बात मैं कट्टा लगा के जवाब नहीं लूंगा आपसे। राजीव जी, मैं नहीं लूंगा, राजीव जी, मैं कट्टा लगा के आपसे जवाब नहीं लूंगा। आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। सुलेमान मोहम्मद मेरे पास साथ भाई जुड़े हैं, अरे उनसे भी डिटेल में बात करनी है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, देश की सरकार रही है, बिहार में भी सरकार रही है। सुलेमान भाई, आज राहुल जी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के लगातार बयानबाजी पर घेरा है जबरदस्त तरीके से, और उन्होंने कहा है कि ये पीएम एक डरपोक पीएम है। बराबर तकरार रही। आज का सियासी सुपर संडे इसीलिए नहीं हम लोग कह रहे, क्या वाकई आप लोगों ने बिहार की जमीन पर एनडीए को घेर लिया है? सुलेमान मोहम्मद, देखिए राजीव जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में राहुल गांधी जी ने बयान दिया है वो बिल्कुल सवाने सच है। क्या ये कमजोर प्राइम मिनिस्टर नहीं कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 60 बार कह चुके हैं। 11-12 मई से पिछले 5 महीने में यूएस का प्रेसिडेंट बार बार कहता है कि मैंने धमकी दी भारत के प्राइम मिनिस्टर को, मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी देके सीज फायर करा दिया, और हिम्मत नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, कि जवाब दे सके और काउंटर कर सके डोनाल्ड ट्रंप को। बात नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नहीं है, बात है देश की गरिमा को, देश की मजबूती को और उसकी सॉवरेनिटी को आप ऐसे दांव पे लगा देते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आप जवाब दिए ना उन्हें। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की, और उसकी वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि आपके बड़े उद्योगपति दोस्त वो वहां पर भ्रष्टाचार में अमेरिका में फंसे हुए हैं, इसलिए आप डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो आपके खिलाफ बोले चले जा रहे हैं। आप और आप अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इससे कमजोर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? हमारी बदकिस्मती है कि इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर जो डंके पीटता था मजबूती के, 56 इंच की छाती के, 2014 से पहले कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, तो वो तो बिल्कुल ही सरेंडर्ड प्राइम मिनिस्टर है और कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। जहां तक बात है, अभी आप उनसे पूछ रहे थे आरजेडी के स्पोक्स पर्सन से, आरजू साहब से, कि कट्टा लगाकर डिक्लेयर करा लिया। राजीव जी, बड़े अफसोस की बात है। देखिए, जिस तरह का लीडर होता है वैसे ही जनता बन जाती है, और जिस तरह की जनता होती है वैसे ही लीडर को इलेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है।
2014 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि मैं विकास करूंगा, तमाम बातें करूंगा देश में, लोगों को समझ में आया, उनको एक बहुमत दिया, इलेक्ट करा। लेकिन उसके बाद आप देखिए उनकी भाषा, ये क्या प्राइम मिनिस्टर की भाषा है? कट्टा, क्रूरता, तमंचा, मंगलसूत्र, होली, दिवाली, ईद, कब्रिस्तान, शमशान, सिर्फ बंटवारे के लिए और खराब भाषा का इस्तेमाल करना। ये कट्टा तमंचा, आप सोचिए कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी नौजवान हैं 16-17 साल के, जो टीवी देख रहे हैं, वो ये सोचते होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कट्टे तमंचों की स्पीच देते हैं तो ये अच्छी बात होगी। मतलब हमें, मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरह का मैंने कोई मुझे याद है मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब तक भी जब तक हम स्कूल से बाहर नहीं निकले तब तक भी हमने कोई कट्टा तमंचे के बारे में हमें मालूम भी नहीं था कि होता क्या है। जबकि कोई हम बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक शहर में नहीं रह रहे थे। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी का रहने वाला हूं, तो ये बहुत वॉलेटाइल टाइप की जगहें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने नहीं सुना था। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर स्टेज से कह के कट्टों की बातें करते हैं सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि जबरदस्ती तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करा गया है, उनकी ये नादानी नहीं है, ये इस तरह का बयानबाजी जो करते हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, 20 साल में उन्होंने क्या किया, नौकरियों का क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या किया, कानून व्यवस्था का जंगल राज 20 साल पहले बताते हैं। जैसे कि आरजू जी ने कहा कि भैया जो 2005 में पैदा हुआ था आज वो 20 साल का है। जब नीतीश कुमार जी को और बीजेपी की सरकार को 2 साल हो चुके थे तब वो एक ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ होगा जो आज वोटर है 18 साल का है। आप उसके क्यों बता रहे हैं? आप ये बताइए आपने 20 साल में क्या किया, क्या किया आपने बिहार में? और ये जो आंकड़े गिनवा रहे थे कि इतने कॉलेज, इतने स्कूल, ये तो नेचुरली डेवलपमेंट होता ही है। जैसे जैसे देश में पैसा आया 91 के बाद, जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार ने वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमी को ओपन किया, तो 90 के बाद से देश में पैसा आया, देश के बजट बढ़े और धीरे धीरे विकास हुआ। जो परिस्थितियां 1947 में 50, 60, 70, 80 में थी वो सन 2000 में नहीं थी। तो ये इस तरह की बातें गिनवाते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि नौकरी क्यों नहीं दे पाए नौजवानों को, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल क्यों फेल है, लॉ एंड ऑर्डर में आप नंबर 2 पे हैं, इतना क्राइम है। और आप ही की सरकार की स्टेट उत्तर प्रदेश में क्राइम में नंबर 1 है, जिसको आप ही के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हूं। फेलियर, कंप्लीट फेलियर है पूरी तरह से। कानून व्यवस्था यूपी में खत्म है, बिहार में खत्म है, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बिहार में ही मासूम बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। डॉक्टर खेमका का, मिस्टर खेमका का मर्डर हुआ अभी 2 महीने पहले, बिल्कुल गांधी मैदान के पास। क्या, कहां थे आपकी लॉ एंड ऑर्डर? ये नहीं है क्या जंगल राज? यही असल जंगल राज है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल आपसे, अब मेरा एक और सवाल आपसे। आपने बड़ा डिटेल में कह दिया, बलात्कार हो रहे हैं, आपने बड़ा डिटेल में बता दिया कि क्या पड़ोसी राज्य की स्थिति है। एक बात और सुनिए, एक्चुअली इन लोगों को क्या हो गया, ये जो नहीं 20 साल की पुरानी बातें नहीं बताते। एक बीमारी होती है सेलेक्टिव एमनेशिया, कि सिर्फ जो आप याद करना चाहें वही याद करते हैं। जो हेल्थ व्यवस्था है, हेल्थ केयर है, वो बहुत कमजोर है। इन्हें चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं को अपने जहनी इलाज करवाएं जाके। इन्हें याद ही नहीं है 2005 से लेकर 25 तक क्या हुआ। ये सिर्फ 2005 से पहले की बात करते हैं क्योंकि ये ग्रस्त है सेलेक्टिव। ठीक है, मैंने सवाल उठाया ना, मैंने पूछा ना अवधेश जी से, मैंने वो चीज भी लेकिन मेरा सवाल अब आपसे एक काउंटर सवाल और, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि चीजें बैलेंस नहीं हुई। आपने कहा अभी, सुलेमान भाई देखिए, अब सब सुन रहे हैं, मेरी बात पर ही आ जाए, समय भी तो मुझे देखना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और ये लगातार जो कहते हैं हमने ये किया, ये क्यों नहीं बताते कि अपने प्रिय मित्र अडानी को 1 रुपए एकड़ पे 1000 एकड़ जमीन दिए लीज पे 25 साल के लिए? क्यों नहीं दे दिया आपने आम लोगों को? 1000 एकड़ जमीन दिए भागलपुर में, बिहार में, अभी 1 रुपए पर एकड़ 25 साल के लिए क्यों दे दी? अडानी वहां क्या करेंगे, ये आपने ये भी पता लगाया होगा। मोदी की सरकार में अडानी वहां क्या करेंगे? लूट लिया देश को। नहीं, ये भी बताइए, आपको क्या पता है अडानी वहां क्या करेंगे? क्या आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये भी पता चला होगा कि अगर दी गई है तो क्या करेंगे?
आपको 5 एकड़ जमीन क्यों नहीं दे देते राजीव जी? आप अपना चैनल खोल लेते। नहीं नहीं, ईमानदारी से चैनल खोल चलाते। वो बहुत दूर की बात है। मैं माध्यम हूं और अपनी सीमाएं जानता हूं। अच्छा ठीक मुझे है, और मुझे किसी को मुझे क्यों पता नहीं है, दे देते? मुझे पता सब कुछ है। अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, जमीनें अडानी को, कोल की खदानें अडानी को, नाइजीरिया में घोटाला करे अडानी, ऑस्ट्रेलिया में घोटाला करे अडानी, सुलेमान अमेरिका में रिश्वत सुलेमान खिलाए भाई, अडानी, सुलेमान भाई, घोटालेबाज नंबर 1 अडानी, सुलेमान भाई, मैं और वो आपसे, प्राइम मिनिस्टर का बेस्ट सुलेमान फ्रेंड भाई, है। सुलेमान भाई, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, इन प्रोजेक्ट को क्या आप उम्मीद करते हैं राजीव शर्मा ले लेगा विद कैपेसिटी ऑफ जस्ट अ फ्यू लैक्स, जहां पर बहुत सारे तो लोगों सिर्फ को अडानी रोजगार ही देना बचा है, पूरा कई देश घरों के खत्म हो चूल्हे गया। जलाने अडानी के हैं, अलावा उसके कोई बचा लिए ही नहीं है। रिलायंस जो कंपनी है, टाटास जो हैं, अडानी जो है, मैं भी उनके इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं उनका कोई पैरोकार नहीं हूं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए उतना बड़ा अनुभव उन प्रोजेक्ट को संभालने के लिए भी तो होगा, क्या पता। उसलिए वो, खैर, मैं सवाल अब बदलता हूं, मैं उस चर्चा पे जा ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री कट्टे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने यह कहा कि वोट के लिए तो प्रधानमंत्री आके यहां डांस कर देंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, शख्स के लिए नहीं, उस पद के लिए नेता प्रतिपक्ष से हम इन शब्दों की उम्मीद कर सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर वोट के लिए नफरत फैलाएं मजहबों में, जातियों में, ठीक है, स्टेज से खड़े होके झूठ बोले बेइंतहा, तो पद की तो मतलब हमेशा राहुल जी जो गरिमा कह रहे हैं है वो और ठीक है। रहेगी। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह नफरत फैलाए, जो लड़वा सकता है, नफरतें फैला सकता है, कभी मंगलसूत्र के नाम पे, कभी होली और ईद के नाम पे, कभी शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे, क्या नहीं बोला है उन्होंने? क्या नहीं बोला है? और छठ पूजा की बात अभी आप कर रहे थे, छठ पूजा पे राहुल जी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जिस तरह अपने लिए अलग से साफ पानी का पूल उन्होंने बनाया ठीक है, और आम आदमी के लिए गंदे पानी में ठीक है, स्नान होगा, ठीक तो ये है, नरेंद्र मोदी का ड्रामा है। नरेंद्र मोदी भाग गए ठीक छोड़ है, के जब राहुल ठीक है, गांधी ने ठीक है। काउंटर किया। और सुलेमान झूठ भाई, बोला सुलेमान भाई, नरेंद्र सुलेमान भाई, मोदी ने कि राहुल सुलेमान गांधी भाई, ने छठ सुलेमान पूजा भाई, को ड्रामा अब कहा। मेरे तर्क ये का झूठ जवाब बोलते हैं दीजिएगा। बात नहीं पे। सुलेमान हर भाई, बात पे झूठ बोलते हैं। सुलेमान भाई, मैं आपको सेलेक्टिव नहीं होने दूंगा प्लीज, क्योंकि बहस हम चर्चा खुल के हो रही है, जनता इस वक्त देख रही है। छठ पर्व का सम्मान, उसका धार्मिकता और उसकी आध्यात्मिकता, इसका महत्व अगर तस्वीरों में मैंने कहीं से जाना है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और इस परिवार के घर से हो रही उन तस्वीरों के जरिए, जो सुबह से और रात से आनी शुरू होती थी, जहां पर लालू जी एक बनवाते थे बाकायदा पुल। लालू जी ड्रामा करते थे क्या सुलेमान भाई? लालू जी ड्रामा करते थे क्या? मैं तो इस नहीं, मुझे तो नहीं, प्रधानमंत्री के पास ड्रामा हो रहा है। लालू जी के घर पे जो पुल बन रहा है वो ड्रामा नहीं है। दिल्ली में न जाने कितने घरों में, न जाने कितनी जगह छत पर गरीब आदमी एक पुल बनाता है और उसमें साफ बिस्लरी का पानी भर के खड़ा होता है, अर्घ देता है। ड्रामा कर रहा है सुलेमान भाई, वो ड्रामा बोलिए। सारे दिल्ली वासी जिन्होंने अपने घर में किया है, उन्होंने छठ पूजा नहीं की, ड्रामा किया है। सुनिए सुनिए, अरे नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नो ड्रामेबाजी। प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे हैं, लालू जी ड्रामा नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे हैं। ये जो दिल्ली वाले घरों पे कर रहे हैं, ये भी ड्रामा है, क्योंकि वहां भी बिस्लरी का पानी है। सेलेक्टिव क्यों होते हैं साहब? कितने घिसे पिटे तर्क देते हैं सुलेमान भाई। आपसे बेहतर तो आरजू खान तर्क दे रहे हैं। अवधेश उपाध्याय का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी राजनीति में हो रहा है, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी, नहीं नहीं, बहुत सुन लिया। अरे सुलेमान भाई, इतना सेलेक्टिव आप लोग हो सकते हैं, और वो भी सामने। अरे मक्खी नहीं निकल सकता, दूध की मक्खी नहीं निकल सकता सुलेमान भाई। लालू जी ने, अरे नहीं, अरे नहीं सर, दूध में मक्खी मैं नहीं निकल सकता। मैं छोड़िए ना, छोड़िए, सुनिए तो। अरे लालू जी ने ड्रामा किया कि नहीं किया, ये बताइए। अरे तो मेरी तो दिल्ली में सुन तो जो लिए लोग, भाई। अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लिए। ओहो, अरे मुझे आपके ग्रंथ नहीं पढ़ने, तो ऐसा लग रहा है मुझे कांग्रेस के ग्रंथ नहीं पढ़ने। आप बीजेपी के अरे सर, अरे क्या मैं चुपचाप बैठा रहूं, आपकी बकवास सुनता रहूं? अरे तो जवाब तो सुनिए अरे भाई। कहां से जवाब? जवाब तो स्पष्ट सुनिए। जवाब दीजिए, स्पष्ट जवाब तो दीजिए। सुनिए ना, रुकिए। लालू यादव ड्रामा करते थे, बोलिए हाँ। क्या सुलेमान भाई, बोलिए हाँ। क्या अरे भाई सुनिए किस तो। तरीके से सस्ती हंसी हंस रहे हैं,
नहीं, आपको अरे क्या हो आप गया? आप जैसे बिल्कुल पागल प्रवक्ता लग रहे जब हैं टीवी जवाब पे। नहीं दे पाते हैं ना, आप बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं लग एंकरों रहे, को सुनिए कहते जवाब। हैं कि मैं मीडिया पे जवाब दे क्या रहा हूं। है। आप बिल्कुल ये नॉर्मल आप नहीं लग जैसे रहे, ही लोग सुनिए हैं। सुनिए अभी सुनिए। पकड़े गए आप। नहीं आप नहीं, अभी सुनिए पकड़े सुनिए। गए कि आप सेलेक्टिव हैं। आरजू नहीं खान, नहीं, मैं आता हूं आपके अरे पास। भैया क्या हो गया? अवधेश जी, मैं मैं आपके सिलेक्टिव पास नहीं, आता जवाब हूं। सुनो मुझे पूरा। अभी शौक नहीं है आपकी नहीं नहीं, उस जवाब छिछोरी सुनिए। हंसी को आप सुनने नॉर्मल का। नहीं लग रहे, आपकी तो जो मिर्ची अभी लगती है भाई। गंदी हंसी आपने हंसी आप है तो ना, नहीं, गंदी नहीं, आप इसको सुन ही नहीं इसको रहे जवाब। इसको इसको एडिट करके बाकायदा दिखाने की जरूरत है कि हाँ हाँ, कांग्रेस का करवाओ प्रवक्ता करवाओ, कैसे यही तो चिढ़ आप लोग गया कर रहे है। हैं। मैं आता बीजेपी हूं। के प्रवक्ता जो हो कुछ गए भी आप, बिहार मोदी में के हो रहा प्रवक्ता है, हो गए। दर्शकों, जवाब तो दर्शकों, सुनिए। जो कुछ भी बिहार में हो जवाब रहा है उसे देखिए, ये देखिएगा। मेरा जवाब नहीं उसे सुन रहे हैं। समझिएगा। एक देश की स्टोरी जनता दिखाते देखिए, हैं, राजीव फिर शर्मा कांग्रेस भाजपा का। प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान की हंसी भी आपको सुनवाएंगे। बड़ी स्टाइल में हंसे हैं अभी थोड़ी देर पहले। जरा आप स्टोरी देख लेते हैं। चुनाव से पहले मोकामा की खूनी माटी, बाहुबली बनाम बाहुबली की सियासी लड़ाई। पूरे बिहार में माहौल चुनावी भी है और कई चुनौतियां भी। इस बीच जनता को लुभाने की हर ट्रिक आजमाई जा रही है। हर दल खुद को जनता के करीब और बेहद करीब दिखाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि मसला भी तो खांटी चुनावी है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। वक्त कम है तो नेताओं की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच उनके साथ केमिस्ट्री बिठाने की हो रही है। बेगूसराय में राहुल गांधी मछुआरों के बीच पहुंचे, तालाब में उतरे और मछली पकड़ने की कला जानी और समझी। नाव से सीधे तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में तैराकी का लुत्फ भी उठाया। यानी एक राजनेता खुद को आम आदमी दिखाने के लिए बिल्कुल आम आदमी के बीच घुल मिल गया। पहले चरण के चुनाव से पहले 2 नवंबर का दिन सभी दलों के लिए सुपर सियासी संडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिहार की धरती पर जनता के बीच पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित किया। बिहार में नौकरी के लिए होते आ रहे पलायन को रोकने और बिहार में ही युवाओं के रोजगार की बात कहकर युवाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी का दावा किया और तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर जंगल राज की याद दिलाते हुए कटाक्ष भी किया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। यानी लालू राज में जिस जंगल राज के नाम से बिहार की पहचान बन चुकी थी, प्रधानमंत्री उस गुंडागर्दी का जिक्र कर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदरूनी घमासान पर निशाना साधते दिखे। तो महाकुंभ और बिहार के महाछठ पर्व पूजा को ड्रामा बताने पर राहुल को आस्था को अपमानित करने के लिए बिहार की जनता के माफ न करने की बात भी कही। देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है। इधर राहुल गांधी भी चुनावी रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया, प्रधानमंत्री को निशाने पर रखा और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े
उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मतलब सियासी घमासान ऐसा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर खुलकर हमला कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। 2 दशक पहले की बिहार की याद दिलाते हुए अमित शाह ने जहां आरजेडी पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम और पीएम पद को लेकर तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला करते दोनों ही पदों के लिए नो वैकेंसी की बात भी कही। लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। लबोलुआब ये है कि बिहार का माहौल टाइट है, सर्दी गिर चुकी है, लेकिन सियासी सरगर्मी चढ़ रही है। एक दूसरे को घेरने, जनता की नजरों से गिराने और भविष्य का सपना दिखाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। बिहार में आरजेडी की सरकार में गुंडाराज और आस्था से खिलवाड़ को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी भी महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मकसद जनता का समर्थन और जीत की राह को आसान करना। लेकिन कहते हैं ना, जनता सब जानती है। बिहार में जंगल राज की वापसी चाहिए या विकास की बयार, इसका फैसला भी तो बिहार की जनता को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि इस इलेक्शन को लेकर जो प्रचार इस वक्त चल रहा है, और उस प्रचार में शब्दों को लेकर एक दूसरे को घेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है। जहां तक बात महागठबंधन की है, तो महागठबंधन पूरी तरीके से, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोग मेरे साथ शामिल हुए, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। पटना में कदम कुआं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड